नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना दोस्त दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपका स्वागत करते हैं। मित्रवर, जिस तरीका से आप लोग स्टेट 2024 क्वालिफाई कर चुके हैं उसी तरीका से बीपीएससी टीआरई 4.0 के मित्रों क्वालिफाई करने के लिए मेरे पास बहुत ही अचूक और बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों पैकेज तैयार किया गया है। अतः इस दोनों में से कोई नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप से या कॉल के माध्यम से आप हमसे कंसल्ट करके कांटेक्ट करके मित्रों जितना जल्द हो सके पैकेज को ऑनलाइन आप परचेज जरूर कर लें, ताकि आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 में जैसे क्वालिफाई अर्थात सफलता आपको निश्चित मिल जाएगा। मित्रों, अभी हम बार बार बतला रहे हैं कि 10 दिन तक मित्रों हम लगातार जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मित्रों परचेज किए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मित्रों हम लाए हैं आप ही लोग के लिए लाए हैं, ताकि मित्रों कम समय में आपको अधिक से अधिक टारगेट आपको पता चल सके कि किस तरीका के प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है मित्रों, आज के पहला प्रश्न आपका है, कुवाड़ लय इस नाम से भी जाना जाता है। कहने के मतलब मित्रों कि कुवाड़ लय को और किस नाम से जाना जाता है। ए में आपका 1.5 गुना है, बी में 1.25 गुना है, सी में आपको 1.25 गुना है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि कुवाड़ लय को मित्रों और किस नाम से जाना जाता है। साथियों बता रहे हैं कि जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर देते रहिए। तो मित्रों कुवाड़ लय को और किस नाम से जाना जाता है तो 1.25 गुण, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। एक चीज मित्रों, पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका आपको बतलाएंगे हम, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से लेकर के आप क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको 100% रिजल्ट हो सके। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। ए में प है, बी में सा है, सी में नी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो मित्रों बताते चले कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है, तो सा को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। आप लास्ट में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, किस काल में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। सभी का सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर का हम लाए हैं, बार बार बतला रहे हैं इसको। किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। ए में आपका मध्यकाल है, बी में बौद्ध काल है, सी में आपका प्राचीन काल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। मित्रों बताते चलें, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। मध्यकाल, मध्यकाल कहने के मतलब मित्रों कि एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है कि मध्यकाल में राग वर्गीकरण मित्रों प्रचलित था। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल में मेल वर्गीकरण प्रचलित था। मेल को अनुग्रहित करके जैसे प्रवाची शब्द मित्रों, जैसे इसको क्या बोला जाता है, मेल को थाट भी बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है। ठीक है, गायन शैली मतलब कौन सा ऐसा गायन शैली है जिसमें पखावत जो ऐसे वाद्य यंत्र मित्रों उसके साथ संगत की जाती है। ए में आपका ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में कव्वाली है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों गायन शैली जिसमें पखावत की संगत की जाती है उसे हम लोग ध्रुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धमार ताल में कितनी मात्रा होती है। ए में आपका 10 है, बी में 14 है, सी में 15 है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए
कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है। साथियों बताते चलें कि धमार ताल में कुल मात्राओं की जो संख्या होती है आपको 14 होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों सही है। नहीं, और यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने स्टेटस में जरूर लगा दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? मित्रों कल की क्लास में हम जैसे बताए थे कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। ठीक है, ए में आपका सारंगदेव, बी में भरत साहब, सी में मित्रों अहोबल साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। फटाफट इसी तरीका से कमेंट में देते रहिए आंसर। तो संगीत रत्नाकर के लेखक हैं सारंगदेव साहब। ऑप्शन नंबर पीपल हमारा मित्रों क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होता है? फट से बताइए कि 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होता है। ए में आपका 3 ताल है, बी में दादरा है, सी में 4 ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होता है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3 ताल, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं, एप्पल आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है? ए में आपका काफी है, बी में भैरवी है, सी में सावरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए। तो मित्रों बताते चले कि वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है। तो काफी ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तानपुरा में कितने तार होते हैं? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि यह प्रश्न मित्रों एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न हम लाए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए भी मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तानपुरा में कुल तारों की जो संख्या होती है मित्रों 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नहीं, तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। इस प्रकार साथियों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर देते रहिए। संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि संगीत की जो मित्रों उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए। ठीक है, स्वर से, नाद से, राग से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि संगीत की जो मित्रों उत्पत्ति हुई है नाद से हुई है। किससे हुई है? नाद से। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही है। नहीं, इतने सारे हमारे मित्र और साथी जैसे मिलकर एक साथ जैसे आप लोग क्लास करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि अब जो आपको नया पैकेज तैयार हो रहा है उसमें आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मित्रों दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम की तरह जैसे खुद घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं और उसका रिजल्ट आपके समक्ष आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ, कुल कितना नंबर आया, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ। ठीक है, प्रश्न आपका है कि नाद किसे कहते हैं। ए में आपका संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि, बी में संगीत उपयोगी अमधुर ध्वनि, सी में वादन को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाद किसे कहते हैं। साथियों बताते चले कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। नहीं, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि नाद के मित्रों जैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला है आहत नाद, दूसरा का है अनाहत नाद। मतलब 2 प्रकार का यदि जो नाद हुआ तो उसमें एक क्या हो गया आहत नाद, दूसरा का क्या है अनाहत नाद। पूछ सकता है कि नाद कौन कौन से हैं, तो आहत नाद तथा अनाहत नाद हम टिक आउट करेंगे। अर्थात मित्रों नाद के मुख्य कितनी विशेषताएं हैं, तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। अति और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। संगीत का आधार कौन सा नाद है। ए में आपका मित्रों प्रत्याहत नाद, बी में अनाहत नाद, सी में आहत नाद, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत का आधार जो माना जाता है आहत नाद को बोला जाता है आहत, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, स्वर किसे कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, ठीक है, कि स्वर किसे कहते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा 23 श्रुतियों में से 13 श्रुतियों को गलत है, 22 श्रुतियों में से 13 श्रुतियों को, 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को, यही आंसर आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है कि स्वर किसे कहते हैं, तो 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को हम स्वर कहते हैं नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट से जरूर दिया कीजिए। और मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप पैकेज आप जरूर खरीद लें, इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप कीजिए या फिर मित्रों कांटेक्ट हमसे कीजिए बाय द कॉल। आपको मित्रों तत्काल जो है से पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, नोट को भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि रिजल्ट आपका 100% हो जाएगा। स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, फट से बताइए कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। नाद से स्वर और श्रुति से स्वर, स्वर से स्वर और श्रुति से स्वर, स्वर से श्रुति और नाद से स्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि इसको मित्रों डिस्क्रिप्शन में बता दे रहे हैं। नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर की उत्पत्ति होती है। नाद से श्रुति, नाद से श्रुति, नाद से श्रुति, ठीक है, और श्रुति से स्वर की निर्माण होता है, श्रुति से स्वर की निर्माण होता है, इसी को हम स्वर की उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। मतलब इनमें से कोई आंसर नहीं है, फिर से ध्यान दीजिएगा सही इसका आंसर क्या होगा, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर, ठीक है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। कल्याण है, भूपाली है, विहाग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण जाति का जो मित्रों इसमें से राग है आपका कल्याण है। क्या है, कल्याण है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है मित्रों। कुछ आपको डिस्क्रिप्शन कोशिश करते हैं बताने के लिए ताकि 100% आपको याद हो जाए। राग कल्याण के आरोह और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। जाति क्या मानी जाती है, संपूर्ण जाति मानी जाती है। अगला प्रश्न साथ में ध्यान दीजिएगा, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है। 23 है, 22 हो गया, यहाँ पर 22 है, 21 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और मित्रों ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एक सप्तक में मित्रों कुल श्रुतियों की संख्या जो होती है
आपका 22 होता है। क्या होता है? 22। ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों 19 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मित्रों आप हमें सपोर्ट करने के लिए आपके जितने भी सगे संबंधित मित्र हैं उनको यह वीडियो जरूर भेज दें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करते हैं। सप्तक किसे कहते हैं? फट से बताइए, सप्तक किसे कहते हैं? ए में आपका मित्रों क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। बी में आपका है क्रमानुसार 5 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सी में मित्रों क्रमानुसार 4 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा, सप्तक किसे कहते हैं? तो क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? फट से बताइए, संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, संगीत में कुल जो है 3 सप्तक माने गए हैं। कितने सप्तक माने गए हैं? 3 सप्तक। आपको मित्रों बताते चल रहे हैं कि तीनों सप्तक कौन कौन है। मतलब इसका एप्पल आंसर सही है कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? तो 3 सप्तक माने गए हैं। पहला सप्तक का मित्रों नाम है, ध्यान दीजिएगा, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। याद रहेगा कि ना रहेगा? मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद्र सप्तक याद मित्रों आपको होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्राम किसे कहते हैं? नहीं, सभी के सभी मित्रों बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ, सभी का सभी प्रीवियस ईयर हम लाए हैं। और मित्रों हम पहले भी बोल चुके हैं कि 10 साल पहले का मित्रों हम क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपका रिजल्ट और तैयारी करने में तो आपको 100% जो है मदद मिले। ठीक है। स्वर और राग के समूह को ग्राम कहते हैं। ठीक है, ग्राम किसे कहते हैं? तो स्वर और राग के समूह को ग्राम कहते हैं, या फिर स्वर और आलाप के समूह को ग्राम कहते हैं। सी में मित्रों स्वर और वर्ण के समूह को ग्राम कहते हैं। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों फट से बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मतलब इनमें से कोई आंसर सही आपका नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों यदि ई इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं, आखिर इसका रियल में आंसर क्या होना चाहिए? ग्राम किसे कहते हैं? नहीं, सबसे बड़ा चुनौती है कि सभी प्रश्नों का आंसर हमको जानकारी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मित्रों याद रखिएगा कि स्वर और श्रुति के समूह को ग्राम कहते हैं। ठीक है, स्वर और श्रुति, स्वर और श्रुति, नहीं, स्वर और श्रुति को क्या बोलते हैं? ग्राम कहते हैं। आपको याद रखना है, स्वर और श्रुति को क्या बोलते हैं? तो ग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, कुल कितने ग्राम माने गए हैं? यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो कहीं से एक चुल्लू भर पानी, मतलब आधा गिलास पानी ले लीजिए, ऊपर में डूब जाइए। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आपको न देना के मतलब है कि आप जबरदस्ती में स्टेट पास कर गए। ठीक है, कुल कितने ग्राम माने गए हैं? 3, 2, 5, 13 नहीं है, 3 है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि कुल ग्रामों की संख्या जैसे मित्रों 3 है। कितना है? 3 है। याद आपको रखना, कुल ग्रामों की संख्या मित्रों कितना है? तो 3 है। तीनों का नाम ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको तीनों का नाम याद हो जाना चाहिए। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। फिर से एक बार सुनिए, ग्राम कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मूर्छना किसे कहते हैं? मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मूर्छना किसे कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि चमकाना अथवा स्थिर को मूर्छना कहते हैं। बी में उभारना अथवा कंपन को। सी में मित्रों चमकाना अथवा उभारना को। ठीक है, चमकाना अथवा उभारना को मित्रों हम लोग जैसे मूर्छना बोलते हैं,
डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मूर्छना किसे कहते हैं, तो चमकाना अथवा उभारना ही क्या कहलाता है, मूर्छना कहलाता है। इस प्रकार साथियों 24 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि भरत ने सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बांधे हैं, 5, 7, 6। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट जैसे कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि कम समय में मित्रों अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको याद हो जाएगा। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मतलब 7। भारत ने सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बताए हैं, तो 7 तार बताए हैं, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका साथियों कि रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है। रागों की उत्पत्ति स्वर से मानी गई है, रागों की उत्पत्ति वर्ण से मानी गई है। सी में मित्रों रागों की उत्पत्ति थाटों से मानी गई है, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो रागों की उत्पत्ति थाटों से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग कैसे बनते हैं। फट से मित्रों बताइए राग कैसे बनते हैं। ए में आपका वर्ण है, बी में राग है, सी में स्वर है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से बताइए कि राग कैसे बनते हैं। मित्रों बताते चलें कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर से ही मित्रों राग का निर्माण होता है। अर्थात यदि आपसे पूछ देगा कि राग किससे बनते हैं, तो मित्रों आपको क्या टिक करना है, स्वर से। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, रागों की मुख्य जातियां कितनी है। फट से मित्रों बताइए कि रागों की मुख्य जातियां कितनी है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि रागों की मुख्य जातियां कितनी है। तो मित्रों बताते चलें कि रागों की मुख्य जातियों की संख्या जो मित्रों मानी गई है, आपको 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो रागों की मुख्य जातियां जैसे मित्रों 3 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 3 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है साथियों। और अब आप कमेंट्स में बताइए कि राग कैसे कमेंट्स में मित्रों आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, रागों की मुख्य जातियां 3 है, तो कौन कौन है। आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि रागों की मुख्य जातियां 3 है। हम तो क्लियर कर दिए, तो 3 कौन कौन है ये हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले मित्रों संपूर्ण, फिर है साडव, और फिर है आडव। संपूर्ण में 7 स्वर, साडव में 6 और आडव में 5 स्वर लगते हैं। इस प्रकार मित्रों तीनों जैसे जाति का नाम भी आपके सामने मित्रों प्रस्तुत कर दिया गया। थाट किसको कहते हैं, फट से बताइए, थाट किसे कहते हैं। मित्रों पांचों का 5 ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। आप मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर जरूर बताइए कि थाट किसे कहते हैं, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में न देने का मतलब है कि आपका तैयारी बहुत शून्य लेवल पर है, अभी और आपको तैयारी करने की जरूरत है। यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ और हमारे टीम के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो थाट किसे कहते हैं बताइए। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नहीं, कि सप्ताह के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार स्वर को क्या कहते हैं, थाट कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा कि एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है, 12, 14, 16। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर 12 मात्राएं होती है, ठीक है। एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 12 मात्राएं होती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर क्या है, सही है। नहीं,
इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका 3 ताल है, बी में कहरवा है, सी में आपका झम ताल है, डी में आपका इन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों अब हमको जानना है कि आखिर इसका रियल आंसर क्या है कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों बताते चलें कि ध्रुपद गायन के साथ जो है मित्रों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। मित्रों आखिर इसका आंसर आप कमेंट से बताइए कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों बताते चले कि ध्रुपद गायन के साथ मित्रों 4 ताल का प्रयोग होता है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। 4 ताल, 4 ताल, ठीक है। अब आपको मित्रों ये जानना है कि 4 ताल का प्रयोग होता है तो 12 मात्रा में तालबद्ध होता है, ठीक है। 4 ताल की कितनी मात्राएं होती है तो 12 मात्रा होती है। अर्थात मित्रों ये हमारा आंसर क्या है, सही है, नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ठुमरी किस राग में गाई जाती है। ए में आपका भैरवी है, बी में भैरव है, सी में यमन है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ठुमरी किस राग में गाई जाती है। मित्रों और बताते चले कि ठुमरी जो है मित्रों भैरवी में गाई जाती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है कि ठुमरी किस राग में गाई जाती है मित्रों, तो भैरवी राग में गाई जाती है। इस प्रकार साथियों महत्वपूर्ण प्रश्नों का मित्रों संग्रह किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें हम लाए हैं। अब प्रत्येक वर्ष का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपके समक्ष मित्रों लाया जाएगा ताकि आपको यह पता चल सके कि किस तरीके का प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। नहीं, राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। फट से मित्रों बताइए कि राग असावरी की उत्पत्ति जो है मित्रों किस ठाट से हुई है। तो मित्रों ए में आपका असावरी है, बी में भैरव है, सी में यमन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा असावरी से। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग असावरी की उत्पत्ति असावरी ठाट से हुई है, जिसे जन्न राग भी कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, जन्न राग भी मित्रों बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है शुद्ध राग किसे कहते हैं। फट से बताइए शुद्ध राग किसे कहते हैं। ये मित्रों जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से नहीं होता है। बी मित्रों जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन जैसे मित्रों अशुद्ध रूप में होता है। सी में जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अर्थात जिन रागों में स्वर के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है, नहीं जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से होता है उसे मित्रों हम क्या बोलते हैं, शुद्ध राग कहते हैं। नहीं मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। फट से मित्रों बताइए कि भरत साहब ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भरत साहब ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल मित्रों 2 संवाद माने हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है। बताइए इस प्रश्न का आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मतंग साहब ने किस ग्रंथ की रचना की है। ए में आपका संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में विदेशी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मतंग साहब जो है, ठीक है,
मतंग साहब जैसे मित्रों किस ग्रंथ की रचना किए हैं? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विदेशी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग में वादी स्वर का महत्व क्या है? ठीक है, राग में वादी स्वर का महत्व क्या है? ध्यान दीजिएगा साथियों। राग में जो स्वर अन्य स्वरों से कम लगे। बी में मित्रों आपको रागों में जो स्वर जैसे मित्रों अन्य स्वरों से बराबर लगे। सी में रागों में जो स्वर अन्य स्वरों से बराबर नहीं लगे। और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलें कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। राग में वादी स्वर का महत्व क्या है? इसमें से मित्रों 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 में से कोई ऑप्शन आंसर सही नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर क्या दे दिए? ई दे दिए। अब मित्रों आपको 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, आपको थ्योरी बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। राग में जो स्वर अन्य स्वरों से अधिक लगे उसे वादी स्वर कहते हैं। राग में जो स्वर अन्य स्वरों से अधिक लगे, अधिक कहीं पर है ही नहीं है, अधिक लगे उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए, उसे हम लोग जो मित्रों क्या बोलते हैं? हाँ, तो राग में जो स्वर अन्य स्वरों से अधिक लगता है उसे वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर राग का राजा भी माना जाता है। अर्थात रागों का राजा किसको बोला जाता है? तो वादी स्वर को ही बोला जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग में संवादी स्वर का क्या महत्व है? फिर से बताइए, राग में संवादी स्वर का क्या महत्व है? ये मित्रों आपका ऑप्शन है, राग में संवादी स्वर, ठीक है, वादी स्वर की सहायता करता है। बी में मित्रों राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता नहीं करता है। सी में साथियों राग में संवादी स्वर वादी स्वर की असहायता करता है। डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बारीकी से इस ऑप्शन को आप समझिए, उसके बाद ही कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बार बार मित्रों बतला रहे हैं कि पैकेज को आप जरूर परचेज कर लें। यदि आप पैकेज परचेज नहीं करते हैं तो सिर्फ मित्रों यूट्यूब के सहारे रह करके रिजल्ट निकालना आपको बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण पैकेज मित्रों तैयार है। आप पैकेज को परचेज कर करके साथियों आप हमारे साथ जुड़े। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब क्या हुआ बताइए? ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि राग में संवादी स्वर वादी स्वर की असहायता करता है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राग तरंगिणी ग्रंथ किसकी रचना है? फट से बताइए कि राग तरंगिणी ग्रंथ किसकी रचना है? ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में लोचन साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की है? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि राग तरंगिणी के लेखक मित्रों कौन है? नहीं, तो मित्रों राग तरंगिणी के लेखक कौन हो जाएगा? लोचन साहब। नहीं, लोचा हो गया। ठीक है, मतलब लोचन साहब हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, ठेठ हिंदी में रहिए, ठेठ हिंदी में पढ़िए, अपना लैंग्वेज कभी नहीं भूलिए, नहीं तभी याद होगा। हीरो हीरोइन नहीं बनना है, 2 रुपया बुझाए लगा तो। ठीक है, राग तरंगिणी ग्रंथ किसकी रचना है? तो लोचन साहब की है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राग प्रवेश के लेखक कौन है? बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, राग प्रवेश के लेखक कौन है? मित्रों एक वीडियो हम निर्माण करेंगे जिसमें सभी ग्रंथ का जो है लेखक और कब लिखा गया, किसके शासन काल में लिखा गया, सारा के सारा मित्रों हम आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे। अभी आपको 2-4-10 दिन मित्रों जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जानने के बाद ही आपको तैयारी करने में सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा। तो राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो मित्रों बताते चलें कि ए में आपका मतंग साहब, बी में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे साहब, और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है।
इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है। मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं। फट से मित्रों बताइए कि क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं। ए में आपका 6 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा क्रमिक पुस्तक मालिका मित्रों कुल 6 भाग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा क्या साथियों सही है। नहीं कि क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं, तो 6 भाग हैं। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। यदि आप मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं आपका एक काम है, ताकि जैसे ही मित्रों हम क्लास ऑन करते हैं तो आपका पास वीडियो डायरेक्ट में चला जाएगा। दूसरा मित्रों आप इसे लाइक कीजिए और मित्रों इस वीडियो को, इस चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर अपने जीवन में अग्रसर आगे की ओर बढ़ सके। पूरा संसार, पूरा परिवार यदि मित्रों खुश है तो हमको भी खुश रहने में अच्छा महसूस होगा। नहीं इसलिए शेयर करना मित्रों ना भूलें और प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आंसर देना अति आवश्यक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि बिहार स्टेट बीपीएससी, बीएसएसबी, नेट या केवीएस या फिर मित्रों ईएमआरएस में मित्रों तैयारी करना चाहते हैं, आप मित्रों जैसे हमारा टीम के साथ इस नंबर के साथ जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आपको संपूर्ण पीडीएफ विथ नोट कॉपी विथ वन लाइनर मतलब डीपली डिस्कशन मित्रों आपको जैसे पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जितना जल्दी पैकेज को परचेज कर लीजिए तभी फिर से रिजल्ट होगा। क्योंकि चुनाव है और कब एग्जाम ले लेगा और कब फॉर्म भरा जाएगा और कब एग्जाम लेगा कोई अता पता नहीं है। ठीक है ना। ठीक है मित्रों।